चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। और आज का जो सेशन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन मेडिटेशन जो सेशन होते हैं, इसमें हम पहले एक छोटी सी कहानी के द्वारा चीज़ों को समझते हैं कि कैसे मेडिटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। मेडिटेशन जो है वो कौन लोग नहीं करते और कौन लोग करते हैं। ऐसी कौन सी तड़प है, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपको यहाँ पे मेडिटेशन तक लेके आती है, सोचो। ठीक है ना? तो इंद्रियां हमारे पास होती हैं जिसे हम फाइव सेंसेस बोलते हैं, जिसके द्वारा हम जो है इस जीवन का कहते हैं कि हम लोग भोग करते हैं। ठीक है ना? जोग और भोग दो शब्द हैं। ठीक है? तो हम सब लोग जो है भोग में उलझे हुए हैं, मगर जोग जो है थोड़ा थोड़ा आ जाता है तो लाइफ में थोड़ा बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी बातें समझ आने लगती हैं। समझ आना जो है ना बातों का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये इतनी आसानी से समझ आती नहीं है। ठीक है ना? और आती कब है? तो वो तो अपने को पता ही है आती कब है। जब आपको मैं बोलता हूँ कि जब आपको एक कहते हैं ना RBJ जिसे बोलते हैं, रैप्टो भरा जीवन, जब आपको एक थप्पड़ पड़ता है लाइफ में, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ टाइट स्लैप। तो इसी टाइट स्लैप की बात करते हैं, जो कि एक बार रामचरित्र मानस जिन्होंने लिखी है, जो हमारे तुलसीदास जी हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। क्या था कि उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, मतलब वो खुद भी अपने बारे में बोलते थे कि वो जैसे उनका जन्म हुआ तो उनकी मदर चली गई। ठीक है ना? फिर थोड़े समय बाद उनके जो फादर थे, पिताजी थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। और उन्होंने भी जो है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उनको बेसिकली मनहूस मानते थे। मनहूस मतलब नॉट ऑस्पिशियस, ऐसा मानते थे। और ले दे के रत्नागिरी उनकी वाइफ का नाम था। तो क्या हुआ कि वाइफ तो खैर बाद में आई। तो उसके बाद वो पहले जैसे ऋषि होते थे, क्या होता था उनका पैटर्न, कि अपना सारे दिन भजन कीर्तन किया और किसी भी नगर से जाके अपना भोजन जो है भिक्षा के तौर पे प्राप्त कर लिया। बड़ा अच्छा सिस्टम था कि, और भिक्षा लेने का क्या ऑब्जेक्टिव था? भिक्षा बेसिकली एक तरह से ये था कि आपने अपना ईगो का जो समर्पण है वो कर दिया। भिक्षाम देही बोलते थे इसको। और 3 बार जो है एक घर के सामने भिक्षा मांगते थे। तो ऐसे तुलसीदास जी अपने गाने गाते रहते थे, अपना जो भजन द्वारा करते रहते थे, और हर घर से भिक्षा मांगते रहते थे। तो ऐसे क्या हुआ कि करते 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 अब वो बड़े हो गए और अकेले थे। अकेले थे से मेरा मतलब है कि उनके फैमिली की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं था, और ले दे के किसी तरह से उनका विवाह हो ही जाता है। ठीक है? परंतु उनकी आसक्ति, यानी कि उनकी जो अटैचमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा थी। किससे थी? अपनी वाइफ से। ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, वो भिक्षा लेने गए हुए थे, और पीछे से उनके वाइफ जो थी, उनके ब्रदर जो होते, भाई जो होते हैं, वो आते हैं। और वो उन किसी कोई छोटा सा इवेंट था घर में, एक दिन के लिए, उस इवेंट के लिए अपनी बहन को ले जाते हैं साथ में। और पड़ोसियों को बोल जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, बता देना जब आए। तो उस समय कम्युनिकेशन के तौर पे कोई वो तो थे नहीं। तो एज अ रिजल्ट जब तुलसीदास जी घर पहुंचते हैं, तो उसको उनको जब पता लगता है कि भाई ऐसा ऐसे बात है, ये बात हो गई है कि मेरी वाइफ चली गई है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं कि उनको मतलब अपनी वाइफ के घर जाने की इच्छा करती है बहुत ज़्यादा। तो एज अ रिजल्ट वो जब अपनी वाइफ के पास जाना चाहते हैं तो उनको एक नगर जो है पार करके जाना पड़ता है, और बीच में एक बहुत बड़ी नदी भी आती है। तो क्या हुआ कि अब रात का टाइम है, नदी उफान पे है, वो जाना चाह रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं। और ले देख के उनको वो जो मल्ला, वहाँ पे मल्ला मतलब जो नाव पार कराने वाले जो लोग होते थे, उसने भी मना कर दिया। तो उनकी आसक्ति मगर इतनी ज़्यादा थी अपनी वाइफ के अंदर, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो एक डेड बॉडी के सहारे जो है उसको पकड़ते पकड़ के, और जिससे डूबे ना, और डेड बॉडी के सहारे, जो तैरती डेड डेड बॉडी नदी में थी, उसके सहारे नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। और ये तो चलो छोड़ो, यहाँ तक तो चलो हुआ सो हुआ। उसके बाद अब उनको मतलब काफ़ी देर से वो गेट वेट खटकाते हैं, कोई आता नहीं है, रात का समय होता है, और जैसे भी जो भी सुविधा रहती है उस हिसाब से
तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको एक ऊंची दीवार भी चढ़नी पड़ती है। अब वो दीवार भी उनको चढ़ने में बड़ी दिक्कत आए, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अंधेरा तो बहुत ज़्यादा होता है, और उस दीवार पे क्या है कि एक सांप लटक रहा होता है, और उनको अंधेरे में पता ही नहीं लगता, और वो उस सांप को पकड़ के ही, उसको उसको पकड़े के ही, जो है होल्ड करके ही, किसी तरह से छोटी सी जो हाइट की जो दीवार थी उस पर भी चढ़ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो अपनी वाइफ के पास पहुंच जाते हैं। तब उनको उम्मीद तो ये थी कि उनकी वाइफ बहुत खुश होगी और उनकी बहुत तारीफ होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी वाइफ एक बहुत अवेकन सोल थी, और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उसको उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी, और वो इंसल्ट इतनी ज़्यादा करी उन्होंने कि उन्होंने उनको कहा उसी समय कि आपको अभी के अभी तुरंत जो है घर से निकल जाना चाहिए, और आपको जो आसक्ति है वो मेरे अंदर नहीं रखनी चाहिए। और एज अ रिजल्ट तुलसीदास जी को ये बात बहुत बुरी लगती है, और जब उनको बुरी लगती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और अपनी वाइफ को वचन दे के जाते हैं कि अब मैं लौट के नहीं आऊँगा, और मैं जो है अब अपना मार्ग जो है वो एक तरह से जो गृहस्थ जीवन से अपना मार्ग पूरी तरह से बदल के संन्यास जीवन पे ले जाऊंगा। और वहीं से उनकी शुरुआत होती है, और वहीं से उनको ये ललक लगती है कि उनको ये लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसे ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा कुछ करना है लिटरेचर के तौर पे, जो जिसके तौर पे मैं याद भी किया जाऊँ, और जिससे लोगों को ये भी पता लगे कि आसक्ति के चक्कर में, अपनी इंद्रियों के चक्कर में मैंने इतनी अपनी इंसल्ट करवा ली। हालांकि अच्छे इंसान थे, परंतु उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसकी उनकी बहुत इंसल्ट करी, और एज अ रिजल्ट जो फिर तुलसीदास जी जो निखर के आए, उसके बाद जो था वो जो ग्रंथ उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, ठीक है। उसमें मेन जो है आप सब पढ़ते हैं वो रामचरितमानस है। परंतु बात इस बात की है कि इतने बड़े मतलब इतना कह लो कि डिस्ट्रैक्शन ना होते हुए भी इंद्रियों का डिस्ट्रैक्शन कितना ज़बरदस्त था कि उस समय के लोग भी इंद्रियों से बच नहीं पाते थे। तो आज की जो कहानी है, इसका जो मेन लेसन है वो ये है कि आपकी इंद्रियां, आप सोचो, इन इंद्रियों के चक्कर में आप सब लोग कितने ज़्यादा मतलब फंसे हुए हो, इनमें कितना इन्वॉल्व हो। अगर हो तो बाहर आने का कोई मार्ग है या नहीं है, और यदि है तो कौन सा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी इंसल्ट करे तभी आप यहाँ से इस मार्ग से उस मार्ग पे चलेंगे, जिसको हम एक कह देते हैं कि जैसे हमारा जीवन चार पार्ट्स में बटा हुआ है, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर और सन्यास, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, तो कहने का मतलब है कि आपको अवेकन फॉर्मेट में अपने दिमाग को, अपनी ब्रेन की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, और आपको अवेकन होना पड़ेगा। अगर आप अवेकन नहीं हैं तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। और अवेकन होना, आज हो जाइए, आज हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आपको होना तो पड़ेगा एक ना एक दिन, किसी जन्म में वो दिन जरूर आएगा जब आपको अवेकन होना पड़ेगा, और जब आपको ये समझ आएगा कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपका भोग का रास्ता है। परंतु सवाल यह है कि इन पांचों इंद्रियों के अलावा एक इंद्रिय और है जिसको हम थर्ड आई यानी कि छठी इंद्रिय बोलते हैं, जो हमारे लिए हमारा जोग का रास्ता ओपन करती है। तो आज की कहानी इसी से रिलेटेड थी कि किस तरह से इतनी इंसल्ट के बाद फिर जो निखर के आए तुलसीदास जी, फिर वो आप सबके सामने हैं। रामचरितमानस और ऐसे कई सारे ग्रंथ, मेरे को तो याद भी नहीं है, बहुत सारे उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें उनकी अवेकनिंग जो है हमें सबको दिखती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। मीनवाइल आप लोग अपना डीप ब्रीथ जो है कंटिन्यू कीजिए, और जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग आज सबसे पहले शुरुआत जो है आज भ्रामरी से करते हैं, ठीक है। तो भ्रामरी करने के लिए जैसे आप जानते ही हैं, ठीक है ना, क्यों कौन सा आसन करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। निधि मैम एक मिनट आप बता दीजिए, या तो निधि मैम आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। निधि मैम भी नेचुरोपैथी और योग के अंदर सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, ठीक है ना। तो जब उनको पता लगा क्लासेस हो रही हैं तो अब उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लासेस मतलब ये क्लासेस में वो भी हमारे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है अगर वो चाहें तो।
ठीक है, तो निधि मैम आप जो है ज़रा हमारे को वो भ्रामरी वाला जो है वो आप कंडक्ट करवाइए, मैं आपके साथ हूँ और मैं भी अपना चश्मा उतारता हूँ और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भ्रामरी करेंगे और उसके बाद भ्रामरी के 10 राउंड करने के बाद हम लोग जो है अपनी ब्रीथ को एक तरह से नॉर्मल वे में मॉनिटरिंग करेंगे आराम से बैठ के। चलिए निधि मैम शुरू कीजिए, बताइए। जी सर। मैं कुछ आप लोगों को कुछ दो तीन बातें बता रही हूँ, उनको ध्यान रखेंगे जब हम भ्रामरी करेंगे तो। सबसे पहले, ये जो हमारे साइनस के पॉइंट्स होते हैं, हम अपनी उंगलियां जो है वहां पे रखेंगे। तो अंगूठे से हम अपने कानों को बंद करेंगे। पहले आप सुन लीजिए पूरा, पहले सुनिए पूरा, फिर बंद कीजिएगा कानों को। अंगूठों से हम अपने कानों को बंद करेंगे। पहली उंगली हम आईब्रोज के ऊपर रखेंगे। ये हमारा पहला साइनस का पॉइंट। दूसरी उंगली हम, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, वो हम आंखों की पलकों के ऊपर रखेंगे। जो हमारी ये आंखें ही होती हैं, आंखें ही, पलके नहीं, आंखों के ऊपर ही रखेंगे, आई बॉल्स पे। तीसरी हम अपने नॉस्ट्रिल के पास जो साइनस के पॉइंट्स होते हैं यहाँ रखेंगे, पर नाक को बंद नहीं करेंगे। चौथी उंगली हम होठों के ऊपर, जो हमारा एरिया बचता है, वहां पे रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से धीरे धीरे हम सांस को छोड़ेंगे। सांस नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। ओम का नाद करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में टकराएंगे नहीं। उनमें थोड़ा सा हल्का सा गैप रखेंगे आप। उनको आपस में टकराने से एक अलग वाइब्रेशन होती है, वो हमें नहीं चाहिए। और ये जो हमारी वाइब्रेशन होगी, ये हमारे पूरे शरीर के अंदर, ब्रेन से लेके और पैरों तक, हमारे जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको एनर्जाइज करता है। तो आप अपनी अपनी जितनी डीप ब्रीथ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 10 साइकिल इसकी कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे।
चलिए, उम्मीद करता हूँ सबके 10-10 हो गए राउंड्स, ठीक है। इसी के साथ आंखें आपकी बंद ही रहेंगी। आराम से सुखासन में आप लोग बैठ जाइए। और अब आपको कुछ ना होने की प्रक्रिया में अपने आप को ढालना है। कुछ ना होने से मेरा मतलब केवल इतना ही है कि ब्रीथ जो है, आपकी सांस जो है, वो आ रही है और वो जा रही है। और आप साक्षी भाव से उसको देखेंगे अब। केवल देखना है, आराम से उसे देखिए। और जितने भी विचार, कोई भी थॉट्स अगर आसपास हैं, तो उनमें इन्वॉल्व नहीं होना, उनको भी बस देखना है और अपनी ब्रीथ की तरफ फोकस कीजिए। आराम से आंखें बंद करके, सांस आ रही है, सांस जा रही है। फोकस ऑन योर ब्रीथ। सिर्फ सांस को देखते रहिए, अपने आप चलने दीजिए इसे। अगले 15 मिनट तक हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, हमारी सांस पे फोकस। आने दीजिए, जाने दीजिए। पूरी दुनिया से खुद को काट दीजिए। कोई लेन देन नहीं है हमें दुनिया से। सिर्फ हम स्वयं के तौर पे अपने शरीर को विटनेस कर रहे हैं। अगले 15 मिनट पूरे आपके हैं, सिर्फ आपके। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको पड़ा रहने दो साइड में। ब्रीथ पे ध्यान दो। दोनों आंखों के बीच में फोकस कीजिए थोड़ा सा। अगर आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई, किसी तरह से कुछ ऐसा फील हो रहा है, कहीं गुदगुदी हो रही है, कुछ किसी तरह की सरसराहट हो रही है, उसे होने दीजिए। वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बस उसे देखते रहिए, उसके साथ इन्वॉल्व मत होइए।
ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। विचार आ रहे होंगे, थॉट्स की तरफ ध्यान ना दें, सांस की तरफ ध्यान दें। हल्का हल्का सा दोनों आंखों के बीच में हल्का सा फोकस रखें और ब्रीथ पे ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप अवेकन हैं इस समय, से केवल सांस पे ध्यान दें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपनी सांसों के साथ ही रहिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
अब पूरी तन्मयता से अपनी सांस के साथ रहिए। हमारे पास आखिरी 5 मिनट हैं। पूरी तन्मयता से अपनी सांस के साथ रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरी तन्मयता से अपनी सांस के साथ रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने साथ बने रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरी तरह से डूब जाइए अपनी सांसों के साथ। अब मैं 10 से लेके 1 तक गिनती उल्टी गिनूंगा और उसके बाद हम आंखें खोलेंगे। मगर अब आप पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ हो जाइए। कोई विचार नहीं, केवल सांस, केवल आप स्वयं। 10, 9, 8। सांसों के साथ बने रहिए।
सात। बिल्कुल सांसों के साथ बने रहिए। 6। 5। सांसों के साथ बने रहिए बिल्कुल शांति से। बिल्कुल शांत हो जाइए। 4। बिल्कुल शांत रहिए, ब्रीथ के साथ बने रहिए। 3। 2। अपने ब्रीथ के साथ बने रहिए बिल्कुल शांति से। बिल्कुल शांति से ब्रीथ के साथ बने रहिए। मैं एक बोलूँगा, अभी मैंने बोला नहीं है, तब आंखें खोलेंगे। बिल्कुल गहरे में डूब जाइए, बिल्कुल सांस के साथ रहिए। 1। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अपने हाथों को मल के अपनी आंखों पर रख सकते हैं, चाहें तो आंखें खोल सकते हैं। धीरे से आंखें खोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ अब हम अपने आगे के दिन की शुरुआत करेंगे। आप सब लोग अपने अपने काम पे अब जा सकते हैं। किसी की कोई प्रश्न है तो वो रुक सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं।
तो फिर आज के सेशन को यहीं एक विराम देते हैं, ठीक है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर बॉडी एज पीछे जा रही थी। बॉडी 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 एक पीछे जा रही थी, बॉडी एज पीछे जा रही थी। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब शरीर में क्या? हाँ जी। आवाज़ नहीं आई झरना जी, थोड़ा तो सा आई आप। थिंक कह रही है आगे पीछे जा रही थी। हाँ कोई बात नहीं, अभी स्थिरता आ जाएगी धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगी। अभ्यास एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जनरली पूरे दिन के अंदर अ, अगर हमारा मेरुदंड जिसे बोलते हैं, जिसे हम अपनी स्पाइनल कोड बोलते हैं, अगर आप स्पाइनल कोड के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल ले आएंगे, ये एक दिन में नहीं आता है, ठीक है? बिकॉज जैसे अभी तो हम ये सेशन तो जैसे 15 या 20 मिनट का ही होता है, परंतु अगर आप एक्सटेंसिव सेशन की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव सेशन जो होते हैं, अगर आप विपස්සना की प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, जैसे विपස්සना के अंदर तो पूरा 1 घंटे से पहले आप हिल भी नहीं सकते, आपको मतलब आपका जो बॉडी पोस्चर है वो हिलाना अलाउ भी नहीं होता है, ठीक है ना? तो अभी उस लेवल पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मगर क्या है कि धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, वो कोई बड़ी छोटी सी चीज़ है। अभी एक कहते हैं जब हम नई प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत शरीर को एडजस्ट होने में दिक्कत आती है, तो वो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है ना? मतलब हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, आज का दिन हमने शुरू करना है, ठीक है ना? तो अब हो गया है, और अच्छे से हमने कर भी लिया हमारा मेडिटेशन, ठीक है? ये एक बड़ा छोटा सा पॉइंट था, इसमें कोई इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हो जाएगा जरना, आप आते रहो और होगा, ठीक है? अभी थोड़े दिनों में मेरुदंड कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि स्पाइनल कोड कंट्रोल में आ जाएगी, तो इट विल बी फिक्स्ड, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? कोई जीवन से जुड़े प्रश्न, कुछ ऐसा कोई मन में कोई सवाल आज के दिन को शुरुआत करने से पहले? सर मेरा क्वेश्चन निधि जी से था। वो नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है ना, तो हाँ वो तो है, पूछिए इनसे। वो आपके बहुत सारे डिजीजेस को भी हल कर सकती हैं, ऑलरेडी उन्होंने भी काफ़ी फाइट्स ली हैं अपने, मतलब, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी भी हील करी हैं, ठीक है ना? तो आप उनसे हेल्प लीजिए, पूछिए प्लीज़। जी मैम, मेरी मदर को एक प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, कि जैसे वो जीने चढ़ती हैं चलती हैं तो उनके कंधे में बहुत दर्द होता है। इट फील्स लाइक, वो कहती है कंधे मेरे उखड़ जाते हैं चलते ही। और इसमें आई थिंक 6 साल से हम वो करा रहे हैं नेचुरोपैथी का इलाज, एक्यूप्रेशर, लेकिन वो आज तक कभी सही नहीं हो पाया है। एक तो तुमने पन्ना अब उतारा है। वरना मैंने सर हम्म, बताया था, लास्ट क्लास में हम्म, बता रहा था। अभी हो जाएगा वैसे तो। निधि मैम बताइए क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम है अनुज जी आपकी मदर को? मैम जब वो जीने चढ़ती हैं या फिर चलती हैं, हम्म। तो शी फील्स कि मेरी कंधों की नसें उखड़ गई हैं, एज इन स्ट्रेच हो रही हैं। तो उनको बहुत पेन होता है कंधों में, चलने से भी दर्द होता है, जीने चढ़ने से भी दर्द होता है। घुटनों में पेन है उनके? घुटनों में पेन है। अभी रिसेंटली लगभग स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम से, 1 साल से। ओके। और मतलब उनका वैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस कितनी है? फिजिकल एक्सरसाइज मैम जीरो है। जीरो एज इन, बस ऐसा है कि मेरा मम्मी रहती है फर्स्ट फ्लोर पे, मैं रहता हूँ सेकंड पे, और किचन मेरा सेकंड पे है। तो वो दिन में लगभग 25-30 बार फर्स्ट से सेकंड ऊपर नीचे करती हैं, इतनी एक्सरसाइज है फिजिकल। नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं होती। वो हाँ। तो स्ट्रेस होता है बॉडी हाँ। पे। अम, व्यायाम के तौर पे वो क्या करती हैं? कुछ नहीं। तो ना इसमें क्या होता है, हमारी ना नसें मसल्स ये स्टिफ होनी स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी की। हम्म। वाटर इनटेक कितना है उनका? वाटर इनटेक मैम बहुत मिनिमल। वो एक और मेजर रीजन होता है हमारी मसल स्टिफ होने का। हम्म। क्योंकि और हमारे ब्लड फ्लो के लिए, क्योंकि ना हमारी बॉडी में सारा संचार तो पानी से ही होगा। हम्म। तो उनका एक तो वाटर इनटेक जो है ना, वो मतलब वेदर कंडीशंस के हिसाब से इतना कीजिए कि उनका गला कभी भी, गला या होंठ सूखे हुए ना हो। मैं ये नहीं हम्म। कहूँगी 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी पिलाओ। 4-5 ग्लास से भी हो जाएगा, 3-4 ग्लास से भी हो सकती है, लेकिन हाइड्रेटेड बॉडी रहनी चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमारी मसल्स जो है ना वो स्टिफ हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जब चढ़ती हैं सीढ़ियाँ ना, तो उसका पूरा यहाँ से खिंचाव बनना शुरू होता है उनका। हम्म।
और बैक में भी जरूर उनको पेन होता होगा। मैम वो पूरा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना उनकी स्टिफ रहेंगी जब तक, एक तो वो घुटनों पे काम करेंगी। घुटने जितने काम करेंगे ना, उतना आपका ये चीज काम करेगी। जितना हम्म। घुटनों के ऊपर स्ट्रेस रहेगा उतना ही हमारे कंधों पे, गर्दन पे और कमर पे स्ट्रेस रहेगा। तो उनको ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको अभी कोई और प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम है क्या? मैम ये कंधे प्रॉब्लम बहुत टाइम से, अभी उनको लास्ट सितंबर में वो आ गया था हल्का सा पैरालिसिस टाइप का, माइल्ड स्ट्रोक लेफ्ट हैंड में। तो अच्छा। एक हमारी वो होती है कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे, हम्म। तो उसमें हल्का ब्लॉकेज था, लेकिन वो लास्ट ईयर आया था। लेकिन कंधे वाली प्रॉब्लम तो लॉन्ग स्टैंडिंग है, 6-7 साल हो गए। हम्म। तो आप सबसे पहला काम तो वॉक से शुरू कराइए। ब्रिस्क वॉकिंग इज समथिंग जो, उस मतलब वो सेफेस्ट चीज है। वहां से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है। अनुज जी ने हल्की सी स्माइल की है, मतलब मम्मी बिल्कुल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है वॉक पे। मैं वही कहने जा रहा था। हम्म। तो अनुज जी उस वो तो करना ही पड़ेगा। सूनर लेटर ये बढ़ेगी चीजें, नहीं तो। और हम्म। जितना जल्दी हो सकता है आप उनको, मतलब एज अ सपोर्ट सिस्टम जाइए उनके साथ में, क्योंकि कई बार हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो पुश करे हमें। जैसे गुरुजी हमें पुश करके यहाँ पे हर रोज सुबह बिठा रहे हैं, तो कोई कई बार ना एक साथ में एक हाथ होना तो इजी हो जाता है जर्नी। तो आप लेके जाइए उनको, सुबह नहीं जा सकते शाम को लेके जाइए। घर में किसी और की ड्यूटी लगाइए कि भाई मम्मी को लेके जाओ वॉक पे। ये बढ़ेगा नहीं तो अनुज जी। निधि मैम, आप एक काम करो ना, आप थोड़ा सा अनुज जी से एक बार इन पर्सन, अनुज जी आप इनको कॉल कर लेना थोड़ा सा, अगर उनकी डाइट पे कुछ काम करके कुछ आप चीज़ें उनका डाइट वाला वर्कआउट करवा दो। सर सबसे पहले व्यायाम, डाइट वगैरह सब तभी काम करेगी। जी 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 जी। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है जी। सर, मैं कनेक्ट कर लूंगी अनुज आप जी अनुज से। जी के साथ कनेक्ट कीजिए एक बार, जी। जैसे अनुज जी आप निधि मैम से एक बार खुल के इस बारे में चर्चा करो, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल सकता है ना, तो वी विल गेट इट डन। जी सर, ओके, थैंक यू मैम। और कोई व्यक्ति किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, कुछ और कोई खास बात, कोई आज के दिन की कोई हाईलाइट, कुछ आज बड़ा काम करने जा रहे हो, कुछ छोटा काम करने जा रहे हो, कुछ ऐसा है तो बताओ। हाँ सर, हाँ, मैं होम टाउन जा रही तो बहुत अच्छे से जाइए, अच्छा है। होम टाउन जा रहे हो तो वाइब्स ही अलग होती हैं वहाँ की, ठीक है हूँ ना। जी। बस सेफली जर्नी कीजिएगा, ठीक है ना। जी सर। और होम टाउन जा रहे हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि कल गायब हो जाओ, आना है कल, ठीक है। अच्छा ठीक है, है ना। मतलब नेचर है ना आसपास। हम्म। तो कल की क्लास में फिर इजी। पक्का आना, ठीक है। तो तो हमें सर बेटे का भी टेंशन रहता है, तो थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, करते हैं। जी तो सर। फिर आज की क्लास को यहीं पे करें, सेशन को वहाँ विराम देते हैं, ठीक है। और कल सुबह आना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टाइम पे सोना सीख लो, उठना अपने आप हो जाएगा, बॉडी सब कर देगी। बस तुम एक ही गड़बड़ करते हो, रात की पार्टी जो होती है वो सबकी गड़बड़ हो जाती है। पार्टी करना बंद करो रात को, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपने बेडरूम में घुस जाओ। वो बहुत ही बढ़िया, मतलब एक सूत्र है, इससे आपके सारा का सारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, कल सुबह मिलेंगे, सब होने चाहिए वहाँ पे, मैं इंतज़ार करूँगा आप सबका। धन्यवाद।